हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो डाल दिए हैं। और मैंने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद में 15 क्वेश्चन कराए थे। एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर 24 वाला क्वेश्चन जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो 24 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि द मैट्रिक्स को, ये दिया हुआ था आपको, एक मैट्रिक्स ये दी हुई थी, एक मैट्रिक्स ये दी हुई थी। आपको पूछा कम्यूट अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूट का मतलब ये होता है कि अगर ए बी इक्वल टू बी आ जाए, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी करो फिर बी ए करो। आपको पता होना चाहिए ए बी हमेशा बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो अगर ए बी और बी ए इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। तो कैसे करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को? सबसे पहले ए बी निकालो। देखो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया, कैसे गया, ये वाली मैट्रिक्स को ए मान लो, ये वाली मैट्रिक्स को बी मान लो। तो अब ए बी निकालो। ए बी, ए ये रहा, ए बी यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी मैंने निकाला। तो स्टूडेंट क्या है ए बी बताओ? ए बी निकालने पर ये आएगा, ठीक है। वैसे आप बी ए निकालो, बी ए निकालोगे तो क्या आएगा? बी ए निकालने पर ये आएगा। अब खुद सोचो, बी ए निकालने पर ये आया, ठीक है। ए बी ये आया, बी ए ये आया। अभी दोनों कब इक्वल होगी? ये ए बी है, ये बी है, ये कब इक्वल होगी? जब तुम ए की वैल्यू 1 रख दो, बी की वैल्यू 1 रख दो। तो यहाँ पर जैसे 1 रखोगे तो यहाँ 1 1 1 1 ये होती, ये मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाएगी। और जहाँ जैसे इसकी वैल्यू रखोगे तो ये मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। बात समझ में? जैसे ए और बी की वैल्यू 1 रखोगे तो ये मैट्रिक्स से बन जाएगा, ये बन जाएगा। आई बात समझ में? अब क्या है क्वेश्चन में, आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आंसर दिया हुआ है उसके अंदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। उसके बाद में अगर थीटा की वैल्यू अगर आप तुम पाई रखोगे तो पाई पे देखो, ये साइन थीटा 0 हो जाएगा, ये साइन थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और ये यहाँ कॉस कॉस थीटा है, कॉस कॉस थीटा बच जाएगा। तो -1 वैल्यू होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 है, या फिर तो ये आंसर होना चाहिए। या थीटा की वैल्यू पाई रख दो तो वहां पर साइन थीटा 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है। तो कॉस थीटा बचेंगे, तभी भी क्या होगा? आंसर इक्वल ही आ रहा होगा। आगे बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 25 वाला आपने कर ही लिया था, ठीक है। उसी का आज अपन चलते हैं आगे, 26 चलते हैं, ठीक है। हाँ आइए 26 वाला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले तो अगर जिस चैनल पर फर्स्ट टाइम है उस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मैं गेट का पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। जो ये प्रीवियस ईयर के पेपर है वो पूरे दिसंबर से पहले पहले अपन कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो थोड़ा अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ, ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है द आइगन वैल्यूज ऑफ ये, ठीक है। आइगन वैल्यू के लिए क्या बताया था स्टूडेंट? बताओ कि सबसे पहले क्या करते हैं? ए माइनस लैम्डा ही निकालते हैं। बताया था ए माइनस लैम्डा क्या है? ए मैट्रिक्स की दी हुई आपको, ए दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1, ये फिर 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये आपने क्या निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? बताओ मुझे। यहाँ आएगा 1 माइनस लैम्डा, फिर आप करोगे तो आएगा 1 फिर 1, ठीक है। फिर यहाँ करोगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ आएगा वापस से 1 माइनस लैम्डा, और फिर यहाँ पर क्या आएगा 1, लास्ट में यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ 1 माइनस लैम्डा। आगे बात समझे? क्लियर है? अब इसको क्या करते हैं, जब ये ए माइनस लैम्डा आई आता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करते थे स्टूडेंट? बताया था मैंने। इसको क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। किसको बराबर? 0 करते हैं। इसका लैम्डा निकाल, तो निकालोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा। सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर -1, अब ध्यान सुनना, -1 करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस लैम्डा -1, और +1 करोगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस -1 प्लस लैम्डा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहाँ तक दिक्कत? इसको ओपन तो कर ही लोगे, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस लैम्डा। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा। मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से करोगे तो -1, इसको करोगे तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा माइनस का लैम्डा, +1, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा लैम्डा इक्वल टू 0। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, फिर करोगे तो यहाँ आएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हो गया माइनस लैम्डा क्यूब, फिर ये 2 लैम्डा, ये लैम्डा लैम्डा कट जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से जाएगा 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0 0, और एक लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 0 0 3। तो आपकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 0 3। क्लियर? अपन ऑप्शन में देख लेंगे कौन कौन सा मैच कर रहा है। 0 0 3 सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आइगन वैल्यू रैंक ऑफ मैट्रिक्स
ठीक है, ये ऐसे टॉपिक है कि आने आने, इसलिए मैं आपको अदरवाइज सारी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, पहला इस क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद सॉल्व करते तो मजा आता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बोल रहा है इन द गाउस एलिमिनेशन फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन ट्रायंगुलराइजेशन लीड्स टू। देखो अगर आपने गाउस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखो सबसे पहले देखो कुछ चीजें नोट्स बना के लाइक है। देखो गाउस एलिमिनेशन क्या होता है, सिंपल सा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो जो मैं सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बताता हूँ। देखो ये तो मैंने, ये भी फॉर्मूला लिख लो, आगे काम आएगा। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ द एलिमेंट अबव अस और डायगोनल के एलिमेंट या तो नीचे जीरो होने सारे है, या डायगोनल के ऊपर वाले क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। दो टाइप की होती है, देखो दो टाइप की होती है, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ द एलिमेंट्स अबव और बिलो ऑफ द मेन डायगोनल्स आर जीरो। मेन डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला। कौन सा वाला, ये वाला, बता देता हूं, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, ठीक है। अब क्या बोला, आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ए इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में याद रखना नीचे की तरफ जीरो होंगे, ठीक है, डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे, और लोअर वाले में क्या होंगे, अपर जीरो होंगे। क्या जीरो होंगे, अपर जीरो होंगे। तो अगर आप गाउस एलिमिनेशन, ये लिख लेना, ये सारी चीजें बहुत काम की है, इसको नोट्स बना के लिख दो, अपन क्वेश्चन करेंगे काम आएंगे। तो अगर आपने गाउस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा हो, ठीक है, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, उसके अंदर कोएफिशिएंट क्या करते हैं, लीड्स करते हैं, ठीक है। ये पूरा अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। अभी फिलहाल के लिए बस याद रखना, गाउस एलिमिनेशन मेथड के अंदर, ये गाउस एलिमिनेशन मेथड होता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर जो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है, और इसमें जो ट्रायंगुलराइजेशन लीड्स करता है वो अपर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलराइजेशन मतलब इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या होता है, जिसके अंदर कोएफिशिएंट होते हैं, ज्यादा होता है, ठीक है। पूरा डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। एक बार पूरा अलग टॉपिक ले लूंगा जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल मेथड पे पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ाया है वैसे ये, तो वो वहां से आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, लेट ए एन क्रॉस एन बी मैट्रिक्स इन ऑफ ऑर्डर एन एंड आई वांट टू बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड रोज ऑफ आई एन, देन ए आई वांट टू इज सच दैट इट्स, ठीक है भाई। ए क्या है आपका, एन क्रॉस एन बी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप। तो पीछे वाले क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर मैं एक अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाऊंगा, उसमें पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपने गाउस एलिमिनेशन पढ़ा हो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो उसके अंदर, कि आपको समझ में आ जाएगा कि गाउस एलिमिनेशन की पहली लाइन जब आप पढ़ोगे तो आपके नोट्स में फर्स्ट लाइन ये लिखी होगी कि जो ट्रायंगुलेशन लीड्स करता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑर्डर देन दिया हुआ आई वांट टू बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो मैंने ए को क्या ले लेना है, ए को ले लेना है 1 2 3 4 ले लिया। आई 1 2 मतलब क्या है, ये तो मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर एन, एंड आई वांट टू बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ आई एन। आई एन मतलब क्या, आई 2 ले लेता हूं। आई 2 का मतलब क्या होता है पता है आपको, 1 0 0 1, ठीक है, ये आपका आई हो गया। अब इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, ये आई 1 2 इंटरचेंज करती, क्या बोला, इंटरचेंज क्या करना है, तो ध्यान से पढ़ो क्या बोला है, बोला ऑर्डर आई ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रॉ को उसने आपस में चेंज कर लिया। तो मतलब 0 1, ये जो नीचे वाला रॉ है उसको ऊपर भेज दिया, अपर वाली को नीचे भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दो 0 1 और यहां 1 0। आगे बात समझ में। अभी क्या कर रहा है, बोल रहा है अब आपने ए आई 1 2 निकाला तो कितना आएगा, ए आपका क्या दिया 1 2 3 4, ये दिया 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 1 1 को करोगे 0 तो 1 से 1, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर करोगे तुम ये 1 है, ठीक है ना, फिर तुम करोगे 1 तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर तुम करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ तुम करोगे तो 3 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका AI2। अभी AI2 अगर ध्यान से तुम देखो, ये जो ए मैट्रिक्स थी, ये वाली ए मैट्रिक्स क्या ली थी मैंने, ए मैट्रिक्स ली थी मैंने 1 2 3 4, ठीक है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो क्या चेंज हो रहा है, देखो ये कॉलम जो था, ये जो कॉलम था वो इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला कॉलम जो है इधर शिफ्ट हो गया, मतलब कॉलम आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। यही तो है, कॉलम आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में साफ साफ चार ऑप्शन पढ़ोगे तो क्या बोला है, रॉ इज द सेम एज द सेकंड रॉ, बिल्कुल गलत। रॉ इज द सेम एज द सेकंड रॉ, बिल्कुल गलत। कॉलम ए इज द सेम एज द सेकंड, बिल्कुल सही है। सी जो ऑप्शन बोल रहा है कॉलम इज द सेम एज द सेकंड ऑफ कॉलम ऑफ, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के सेकंड कॉलम के बराबर है। देख लो यहाँ पर, है ना।
ये देखो यहाँ पर देखो ये बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो किसी का क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी होगी तो मुझे थोड़ा सा वो अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। 29 क्वेश्चन करो। एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दी हुई है, as a product of triangular matrix L and U where the diagonal elements of the lower triangular L and are unity and U is an upper triangle matrix। हमेशा देखो पिछले वाले मैंने 26 क्वेश्चन गया था, तो हमेशा याद रखना कि जो अपन L लेते हैं, देखो ये क्या लिखा है, लोअर मैट्रिक्स होती है ना, उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट 1 1 लेते हैं, और U के अंदर क्या करते हैं, मैक्सिमम कोफिशिएंट लेते हैं। अब एक फॉर्मूला याद रख लेना LU डिकम्पोजिशन का, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लो सब लोग, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर भी देख सकते हो, देखो जो कोफिशिएंट लीड करता है वो क्या करता है, हमेशा इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो आप हमेशा याद रखना कि जो अपर ट्रायंगुलर में मैक्सिमम कोफिशिएंट लेते हैं, लोअर के अंदर सिर्फ 3 कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, जब एलयू डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके कोफिशिएंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब, ठीक है। जो सॉल्व किए गए थे फॉर्मूले वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किए गए थे। तो हमेशा याद रखना कि एक कोई मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लो ये वाली मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा करने पर उसका इनवर्स बहुत इजीली निकलता है, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अगर कोई मुझे वैसे बोला कि भाई ये कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, उसको एल और यू के उसको डिकम्पोजिशन कीजिए और एल अलग निकालिए, यू अलग निकालिए, तो मैं क्या कहूंगा, ये फॉर्मूला याद रखूंगा, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला याद रखूंगा। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा, मुझे मैट्रिक्स क्या दी हुई, ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो यहां पर 2 1 5 मैं लिख लेता हूं, 2 1 5, सेकेंड है 4 8 13, 4 8 13, और थर्ड है 6 27, 6 27 31, ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एल ले लेते हैं, तो ये 1 जैसे लिखा है ना वैसे वैसे लिखना है, बस यूं। यहाँ पर L21 लिख लो, यहाँ 1 0, यहाँ L31 L32 जो फॉर्मूला है 1 लिख दो, ठीक है। और ऐसा U में क्या हो जाएगा, U11 U12 U13 0 U22 U23 फिर 0 0 U33। मैंने क्या करा, ये जो फॉर्मूला है इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये आपको ए दिया होता है, अब फटाफट इसको सॉल्व कर लो, देखो उसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, देखो फर्स्ट को करोगे तो क्या आएगा पता ना, U11 आएगा, क्या आएगा U11। तो देखो अब फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा U11, तो U11 कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 2, कर सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए बस। देखो अगला करोगे तो कितना आएगा, अगला यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, फिर आएगा U13, जैसे U13 करोगे बाकी 0 हो जाएगा, तो U13 कितना हो गया, U13 कितना हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। फिर इसका देखो मैं बता, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा U11, वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो अगला क्या आएगा, आगे आएगा U13 आएगा, और आपको पता होना चाहिए कंपेयर करना, तो ये जो आएगा, ये जो U11 होगा उसके 2 के बराबर होगा भाई, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है ना, तो U1 किसके बराबर 2 के, U13 1 के, ठीक है, सॉरी ये U12 है ना, तो U13 किसके बराबर होगा 5 के बराबर। अब आप क्या कर रहे हो, आप सारे कोएफिशिएंट निकालो, U1 निकालो, U12 निकालो, U13 निकालो, फिर L21 आ जाएगा, L22 आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना, सारे सॉल्व कर लोगे, सब एलिमेंट निकल जाएंगे। सारे एलिमेंट निकलने के बाद L वाली ये वाली मैट्रिक्स को अलग कर देना, ये वाली अलग कर देना, आगे आपका L और U डिकम्पोजिशन, बस मल्टीप्लाई करना, इक्वल करना, सारी वैल्यू निकल जाएगी। जो सारी वैल्यू निकली, जैसे यहाँ पर U1 की आ रही है, U12 सबकी वैल्यू निकलेगी, बस मैट्रिक्स में रख दो, ये आपका U वाली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई, इस मैट्रिक्स में रखोगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब सॉल्व करके आपको बताना है मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन द सॉल्यूशन इज यूनिक, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, द इक्वेशन आर इनकॉम्पैक्टिबल, फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। देखो कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात ये दिया है, देखो अगर आपने क्रैमर रूल पढ़ा हो, सबसे अच्छा होता है क्रैमर रूल। देखो क्रैमर रूल बोलता है कि x की वैल्यू होती है ना, वो होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू होती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू होती है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अगर नहीं पढ़ा है तो सिर्फ 12th की बुक लेना, उसके अंदर क्रैमर रूल दिया हुआ है, वो क्रैमर रूल देख लेना, ठीक है। डेल्टा क्या होता है बता देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन को देख लेते हैं, इसी इक्वेशन को ना, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले डेल्टा निकाल के दे रहा हूं। डेल्टा होता है सिंपल सा, इसके कोफिशिएंट x का कितना है 1.547, ध्यान सुनना, फिर अगला वाला -0.5 2 1, फिर कितना है 1
3 5, ये होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। अब अगर आपको डेल्टा वन निकालना है, डेल्टा वन देखो पड़ा हुआ, डेल्टा वन कैसे याद रखना कि फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। क्या होगा? ये जो है इसका फर्स्ट कॉलम के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे, तो क्या आएगा देखो, सुनना, ध्यान सुनना। यहां पर क्या लिखूंगा? डेल्टा वन में लिखूंगा 2 9 10, बाकी सेम रहेगा 0.5 2 1 1 3 5। अब ऐसे आप क्या करो? डेल्टा टू, डेल्टा टू में क्या होगा? डेल्टा टू में ध्यान सुनो, डेल्टा टू के अंदर क्या होगा? ये वाला चेंज हो जाएगा, ये दोनों सेम रहेगा। इस पे कौन सा आ जाएगा? इस पर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब देखो ध्यान सुनना, डेल्टा टू आपका आ जाएगा, डेल्टा टू आ जाएगा 1.547, फिर डेल्टा टू के अंदर ये वाला नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 9 और 10, बाकी 1 3 5 सेम रहेगा। ये डेल्टा टू आ गया। अब ऐसे आप डेल्टा थ्री निकाल दो, डेल्टा थ्री में थर्ड वाला चेंज होगा, तो 2 9 10 सेम रहेगा। नहीं सो रुक जाओ, एक सेकेंड, हाँ। तो क्या होगा? डेल्टा थ्री में क्या होगा? पहला तो ये 1.547 ये सही रहेगा, ये -0.521 रहेगा, और ये 2 9 10 इधर आ जाएगा, ये डेल्टा थ्री। ठीक है, ये सब वैल्यू आपको निकालनी है। डेल्टा वन निकालना है, डेल्टा टू निकालना है, डेल्टा थ्री निकालना है। ठीक है, अब आप याद रखोगे, देखो ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो x क्या है? डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y आपका हो गया डेल्टा टू अपॉन। अब यहां पर कुछ चीज समझा रहा हूं, समझना अच्छी तरह से। देखो, अगर आपका डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और डेल्टा भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ध्यान सुनना, अगर ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तो कुछ समथिंग अपॉन समथिंग, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। कैसा सॉल्यूशन आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, अगर मान लो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये जीरो नहीं है, लेकिन डेल्टा जीरो आ जाए, तो अभी जीरो आते देखो ये, अब ध्यान सुनना, ये आपका 5 है, मान लो 5 अपॉन जीरो कितना हो गया? इन्फिनिट हो गया। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा? आपका x की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिट आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिट आएगी। z की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिट आएगी। यहाँ स्टूडेंट 1 है, ये डेल्टा है। ठीक है, तो इन्फिनिट वैल्यू आएगी। इन्फिनिट मतलब नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपका डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये भी जीरो हो जाए और डेल्टा भी जीरो आ जाए, तो जीरो अपॉन जीरो क्या बन गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या सॉल्यूशन आ जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। आगे बात समझे? तीनों कंडीशन में बता दिए। अब आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे इसमें से कौन सा। अगर मान लो डेल्टा जीरो आया तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो जाएंगे, डेल्टा वन और डेल्टा जीरो नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन यूनिक हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और अगर आपका डेल्टा जीरो हो जाए तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, द इक्वेशन आर इनकम्पेटिबल। ठीक है, आगे बात सुनना है। और अगर आपका मान लो कि भाई डेल्टा वन जीरो है, बाकी डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर फाइनाइट माइनस सॉल्यूशन एग्जिट हो जाएगा। तो मैंने चारों कंडीशन बता दी है, सॉल्व आपको करना है, आंसर आपको बताना है कौन सा। मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, देन द डिटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे भी गेट में क्वेश्चन आता है कभी कभी, इजी क्वेश्चन जो उनके लिए होते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होता है, उनको खुश करने के लिए 5-6 क्वेश्चन राइट कर लेंगे तो अगली बार फिर से गेट में बैठेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा हो 11th-12th के अंदर, अगर 2 रो और 2 कॉलम का आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है भाई, इसका डिटरमिनेंट 26 आ रहा है, तो इसका पूछा कितना आएगा? तो देखो सिंपल सा दिख रहा है मेरे को, ये 278 और 132, इसको इन्होंने आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। देखो ये 132 नीचे आ गया, ये 278 ऊपर चला गया, बाकी बीच वाला सेम रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार चेंज कर रहे हो तो माइनस लगेगा। तो इसका रिजल्ट अगर 26 आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा? -26 राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हमेशा याद रखना 2 रो और 2 कॉलम का आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या दिया? इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस एंड ए बी एग्जिस्ट देन बी एग्जिस्ट, तो ऐसा कब हो सकता है? देखो ए बी 2 मैट्रिक्स है, ए बी एग्जिट कर रहा है, बी। देखो अगर आपने पढ़ा हो, ध्यान से सुन लो, ए मान लो आपका इसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी मान लेता हूं, और बी मान लेता हूं आपका सी क्रॉस डी, है ना। तो अगर ए क्रॉस बी पॉसिबल है, ए क्रॉस बी निकल रहा है आपका, तो आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी तब निकल सकता है जब सी और बी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए, तभी आपका ए क्रॉस बी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वैसे अगर बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी का ऑर्डर क्या है? सी क्रॉस डी, और ए कर रहे हो आप तो ए क्या है? ए क्रॉस बी। तो ये बी क्रॉस ए तभी पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो डी बराबर ए होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, डी बराबर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। क्लियर। तो अभी क्या बोल रहे हैं, मान लो अब क्वेश्चन पढ़ो दो। अब बोल रहा है ए और बी आपकी टू मैट्रिसेस थी और ए बी भी एग्जिट कर रहे हैं और बी ए भी एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, बी ए भी क्या एग्जिट कर रहा है। तो अब ध्यान सुन देखो तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ओनली इफ ए हैज एज मेनी रोज एज बी हैज कॉलम। बोल रहा है जितनी ए की रॉ होनी चाहिए, ए की रॉ मतलब क्या हो गया कि ए का जो ए है, रॉ मतलब क्या होगा, ए का रो। ध्यान सुनना ये वाला जो है, तो बोल रहा है ओनली इफ ए हैज मेनी रोज एज बी हैज कॉलम। भाई जो ए इक्वल टू डी होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो यहाँ पर इसकी रॉ कितनी है, इसकी रॉ ए है और ए किसके बराबर आ रहा है, डी के बराबर आ रहा है। डी क्या था, बी का कॉलम था, क्या था, बी का कॉलम था। तो ओनली इफ ए हैज एज मेनी रोज एज बी हैज कॉलम। ठीक है, अगर ए की जितनी रॉ बी की कॉलम के बराबर है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। अगर ऑप्शन बी देखे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन ओनली इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, यहाँ 3 × 3 ले लो, यहाँ 4 × 4 ले लो, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इक्वल नहीं आएगा, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन देखो ओनली इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ठीक है ये, तो ए राइट हो जाएगा। आप आगे वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में, अगला क्वेश्चन आ जाओ। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप खुद कर लोगे, निकाल के बताना मुझे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा ऑप्शन करके। द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, गेट 2022 के अंदर आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। बोला द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, लिख लो, एक लाइन लिखो, ये लाइन लिखो, लाइन लिखो, क्या लाइन है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बता दिया ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल का जो नीचे का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब कि अगर आपके सामने ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है अपर ट्रायंगुलर, नीचे वाला साइड क्या 0 हो रहा है, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है, अब आप देखो इतनी बड़ी वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, हमको तो नहीं सिखाया। तो आपको याद रखना है कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, दोनों के अंदर अगर आपको अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू उसके डायगोनल एलिमेंट मतलब 6, 2, 4 -1 इसका प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, 6, 2, 4 -1, तो कितना हो जाएगा 12, 12 और 12 चौक 48, माइनस का 40 आंसर। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 40। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप फटाक से कर लोगे, नहीं पता है तो आप अटकते रह लोगे। तो मेरी बात समझ में आ गई, ये लिख लेना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, आ जाओ आगे क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। देखो इसमें आधे क्वेश्चन तो 11th 12th के भी आते हैं। 35 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ डेल्टा इक्वल टू, ये दिया हुआ है, बीच में कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस से फोन आ जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब क्वेश्चन अपन कहीं इधर उधर ध्यान देने लगते हैं। इफ डेल्टा दिया हुआ है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ डेल्टा। तो अगर आपने 11th 12th में किया हो तो आपको पता है, देखो क्या करोगे, सिंपल सा इसको आप सॉल्व करोगे। चलो ये खुद करके बताना यार, ये तो मैं क्या बताऊंगा, ए माइनस बी देखते हैं, आंसर पता चल रहा है। इसका फैक्टर आएगा ए माइनस बी, देखो लगाकर देख लेना, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 और R2 इक्वल टू R2 माइनस R3, बस सॉल्व कर देना। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखो, कंसिडर फॉलोइंग सेट ऑफ द इक्वेशन x + 2y। ये आप कर लोगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, x + 2y इक्वल टू दिया हुआ है, 4x प्लस, ये करके बताना मुझे क्या आएगा। देखो इजी क्वेश्चन है, वो मैं क्या करूंगा आपको बताओ, अच्छे क्वेश्चन है मैं कराऊंगा अभी। आगे क्वेश्चन, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी मैंने कराया हुआ आपको। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगी मुझे बताना। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको, देख लो तो चल रहा। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये इसकी रैंक आंसर है 4 है। अब बताना कैसा आया 4, ठीक है ना, इसका 4 आ रहा है और मैंने पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूं, तो बताना मुझे 4 कैसा आ रहा है। बोल रहा है ए इज, ये अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूं। बोल रहा है ए इज रियल स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए टी क्या होगा। अगर ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, पर रियल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ए मतलब मान लो ए का ऑर्डर 2 × 2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ए आपका स्क्वायर, देन ए टी क्या है भाई, ए टी है ना। हमेशा याद रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर a इक्वल टू 80 आ जाए, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पढ़ा होगा आपने सिमेट्रिक मतलब उसके कॉलम और रो को इंटरचेंज करने पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा स्टूडेंट, अगर मैं 80 और a का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा, 80 का आ जाएगा 8, ठीक है, 80 का t और a, ठीक है 80,
अब 80 का ये क्या हो जाएगा, 80 का अगर टी वापस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 80। मतलब ए 80 का ट्रांसफर निकालना है, वापस क्या आ रहा है, ए 80 आ रहा है। एक चीज याद रखना, ए बी की पावर टी जो होती है वो बी की पावर टी ए की पावर टी होती है, ठीक है, ये याद रखना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं ए ए टी, मुझे प्रूफ करना है ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, ए ए टी के ऊपर क्या लगा दूंगा, टी लगा दूंगा। अब मेरे लिए क्या हो गया, देखो ये फॉर्मूला देखो, ये वाला मतलब जो आगे वाला होता है वो पीछे चला जाता है, पीछे वाला आगे जाता है। मतलब ए टी के ऊपर क्या लगेगा, टी लगेगा, और ए के ऊपर क्या लगेगा, टी लगेगा। अब ये वापस क्या हो, ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए टी। मतलब सेम यहां से स्टार्ट किया, वापस यहां आ गया, इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक से, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, ठीक है, क्लियर। अगला देखो, 39 इन मैट्रिक्स एल्जेब्रा ए एस इक्वल टू ए, ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है। हमेशा याद रखना, अगर मैं बोलूं आपको ए बी इक्वल टू, मान लेते हैं ए बी इक्वल टू ए डी है, ठीक है, ये हमेशा इक्वल है, तो ये हमेशा इक्वल तब हो सकती है, आप ए और ए को तब कैंसिल कर सकते हो जब ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब मैं बताता हूं, कई बार गलती कहां होती है, जैसे मान लो आपको बोला x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू एक्स एक्स, चलो ऐसे ले लेते हैं, एक्स नहीं लेते, एक्स इंटू 2y इक्वल टू एक्स इंटू 3। इसको आप तब कर सकते हो जब क्वेश्चन में दिया हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स 0 भी तो हो सकता है, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते आप, तो अब आप बोल सकते हो 2y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 3/2 होगी। लेकिन इसी के अंदर मैं बोलूं x 0 है, तो फिर मैं पूछूं y की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी दो मल्टीप्लाई में सेम चीज मल्टीप्लाई होती है तो वहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप ऐसा बोल सकते हो एस टी के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो a नॉट इक्वल 0 ऐसी मैट्रिक जो जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। कभी भी याद रखना, अगर आपको ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ, ए बी इक्वल टू सी ए दिया हुआ, मतलब मान लो ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हमेशा ऐसे कट करके मत लिख देना बी इक्वल टू सी। ये बी इक्वल टू सी तब है जब आपका ए जीरो नहीं हो, तब इसको कट कर सकते हो, ऐसे जीरो नहीं कर सकते। जैसे मैं इस एग्जाम्पल बताया, अगर आपको बोलते हैं कि बताओ यहाँ पर एक्स ही 0 है, तो आप क्या करोगे, तो आप निकालोगे 2y इक्वल टू 0/0 इंटू 3, तो ये तो आप इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लास्ट देख लो, लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जो मुझे करके बताएगा उसको एक प्राइज मिलेगा, वो प्राइज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, मुझे कमेंट करके बताना, जो भी बताएगा मैं उसको प्राइज दूंगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन थे, आज अपन का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, क्वेश्चंस मैक्सिमम कराए हुए थे। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अपन अगले अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में मैं फिर से मैं वीडियो डालूंगा 20 क्वेश्चन का। अब 15 से 20 क्वेश्चन जाएंगे, तो इस तरीके से 6-7 तारीख तक अपना लीनियर अलजेब्रा हो जाएगा, उसके बाद फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से अपन फटाफट क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारा हो जाए। और 2020 और 2021 का पेपर मैं लास्ट में पूरा कराऊंगा, और वो आप देखोगे जब ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मेरी गारंटी कि 13 में से 12 क्वेश्चन जिसने ये सारे वीडियो देखे उससे हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चाहते हो इस तरह के वीडियो आए तो प्लीज अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिए, है ना, शेयर की बहुत जरूरत है, ठीक है। थैंक यू।